नमस्कार दोस्तों। मैं नितेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हमारा प्राइम टॉपिक रहेगा ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चली आ रही है, उसके ऊपर काफी ज्यादा ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल के हॉस्पिटल और अन्य जगहों पे काफी सारे मिसाइल दाग गिरे हैं, जहां पे 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और ये कंफर्म न्यूज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल को बहुत ज्यादा हानि हो रही है, जिन्होंने उतने सोचा नहीं था कि ईरान उन पे इतना हावी पड़ेगा। बट ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है इस पूरे युद्ध में, इसराइल की हालत खराब हो गई है। इस चीज को और डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए हम अपने फ्रेंड अतनु का स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार अतुल जी, आपका स्वागत है। इस टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कशन चालू करेंगे ईरान और इसराइल के बारे में। इसके बाद भी हमारे पास और भी तीन चार बड़े बड़े खबरें हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे। तो अतुल जी, स्वागत करते हैं आपका। आइए शुरू करते हैं। अतुल जी बताइए, आज किस तरह से क्या हुआ, दिन भर का कैसा हाल चल चल रहा है। आज जो पांच बड़े न्यूज है उनमें से पहला जो सबसे बड़ा न्यूज है उसमें ट्रम्प ने अपनी तरफ से कहा कि वो अभी जाके 2 वीक का टाइम लेगा जिसमें वो डिसाइड करेगा आगे जाके इसराइल जो ये अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर इसमें यूएस पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। अचानक से ये बात सुनने के बाद इसराइल की तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट आने लगा। अगर सोशल मीडिया में देखें तो कहा जा रहा है कि ट्रम्प डर गया है ईरान से, इसके वजह से ट्रम्प ऐसा स्टेटमेंट ले रहा है। और ये ऐसा ही बात हो गया कि बीच कोई भी वॉर जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में यूएस बोला था कि आप जब लड़ो हम लोग आपके साथ है। और अभी जब यूएस को अपनी तरफ से स्टेप लेना है, यूएस अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेके टाइम मांग रहा है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि यूएस ये जो 2 वीक बोला है इसके बीच में ही अपनी तरफ से आगे जाके ये इन्वॉल्व हो और ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको और भी ज्यादा एस्केलेट नहीं करके ईरान के ऊपर अटैक करके ये सारा कुछ खत्म कर दे। नहीं जी, ये तो खबर आ रही है हमको सुनने में। बट क्या इससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसके पहले भी सेम इसी तरह का एक सेम टू सेम ऐसा ही देखा गया था जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। तो सारे नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं उनने पहले यूक्रेन को बोला था कि आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। बाद में उन्होंने उन सबको, यूक्रेन के पास जो रिजर्व है नेचुरल, इतने बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके पास में, उसको कहीं ना कहीं गिरवी रख के उनको यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया। उन सब का इंटरेस्ट यही था। और इनफैक्ट एक स्टेटमेंट में ट्रम्प ने कहा भी था कि वी विल गिव देम $1 billion, बट इन instead we will get the all the rare earth minerals and other natural resources which Ukraine has। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो आपको पता है यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा था। और फाइनली अभी वो यूक्रेन के ही लोगों को मतलब सफर करना पड़ रहा है, और बाकी सारे कंट्री सिर्फ अपने बोलने के लिए वो उनको वॉर हेड सप्लाई कर दे रहे हैं। सेम टू सेम अगर अब उसको इस तरह से देखा जाए इसराइल के ऊपर में भी, तो इसराइल में भी नुकसान तो इसराइलियों का ही हो रहा है। और चाहे सिर्फ इसराइल का ही नहीं, नुकसान तो ईरान का भी हुआ है जब उन्होंने मिसाइल ईरान के ऊपर दिया था। तो बट लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो बाकी यूएस और बाकी जो स्टेट्स यूरोपियन कंट्रीज है, वो इसराइल के समर्थन में ही हमको देखे जा रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि जैसे यूएस के प्रेसिडेंट ने 2 हफ्ते का समय मांगा है, तो इस बीच में क्या ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है जिससे हम सबको ऐसा आशंका लग सकता है कि कहीं न्यूक्लियर वाली बात है, ऐसा कुछ हो, या अंदर ही अंदर में क्या पता कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो जाए। ऑब्वियसली नितेश जी आपने जो कहा ये एग्जाम्पल पूरा एकदम परफेक्ट है। इसमें भी वही सेम चीज है यूएस का गेम। हम लोग को दो चीज आने वाले दिनों में देख सकते हैं। पहला है कि यूएस ये सारा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है पब्लिक को ये सिर्फ ईरान को ठंडा करने के लिए। ऑन द अदर साइड ईरान के अगेंस्ट में जो भी प्लानिंग कर रहा था वो एग्जैक्ट चल रहा है। आगे जाके आने वाले हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर इसराइल के द्वारा यूएस को लेके ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा और दुनिया जो है ये चीज को आगे जाके नोटिस करेगा। मगर ईरान को अपनी तरफ से ऐसा कोई इमेज स्प्रेड किया जा रहा है जिसमें यूएस बोल रहा है कि भाई हम लोग अभी भी फिर आने वाले जो 14 डेज है उसके लिए हम लोग वेट करेंगे फिर हम ना डिसीजन लेंगे। इसके अलावा भी एक और चीज हो सकता है जो आपने पहले ही कहा कि हो सकता है कि यूएस अभी चाहता है कि इसराइल के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट, और इसराइल के ऊपर जब प्रेशर एकदम एक्सट्रीम में जाएगा तब जाके यूएस अपने तरफ से अपने लिए डिसीजन वो लाएगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी देखने को मिले हम लोगों को कि इसराइल के ऊपर ये जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा क्योंकि यूएस अपने तरफ से कुछ प्लानिंग कर रहा है जिसमें वो लोग ये वॉर में कैसे इसराइल से बेनिफिटेड हो उसी का हिसाब बैठा रहा है। जी। तो इस युद्ध में ये क्या माना जा सकता है कि इसराइल की तरफ से तो आपके यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका उनके साथ है।
बट ईरान का सबसे बड़ा मित्र कौन है यहाँ पे, किसको देखा जा सकता है? बिकॉज इंडिया हमारा एक ईरान एक एलाई है, बट कभी भी हमारा उनके संग ऐसा उनके जो इंटरनल गवर्नमेंट में हम कभी दखल अंदाज नहीं करते। तो और हम लोग का हमारा स्टैंड भी काफी न्यूट्रल है दोनों कंट्रीज के प्रति, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो ईरान हो, हमने न्यूट्रल स्टैंड रखा है। तो इस युद्ध में उनका इसराइल को I mean, ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान को अभी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो है आपका चाइना और रशिया, सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मगर प्रेजेंटली रशिया का जो कंडीशन है, रशिया खुद ही यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, जिसके वजह से रशिया प्रोएक्टिवली कुछ कर नहीं सकता। ऑन द अदर साइड, अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले ही चाइना की तरफ से एक कार्गो शिप वो गया है, और वो जब ईरान में लैंड किया है उस टाइम में डिफरेंट जो लैंडर्स थे उसको भी बंद कर दिया गया था। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस कार्गो नेटवर्क जो था, इसमें चाइना की तरफ से ऑन द अदर साइड रशिया की तरफ से, दोनों की तरफ से मिला के ईरान को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स या फिर एमुनेशन भेजा गया है, जो ईरान के पास प्रेजेंटली नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग देखें ईरान के पास सिचुएशन है उस हिसाब से जो मिसाइल्स है, नो डाउट उन लोगों का जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है वो भी काफी अच्छी है, उनके पास स्टॉक भी काफी ज्यादा है। इसलिए उन लोगों को हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन या फिर दूसरा जो वायरलेस है वो जरूरत है, और वही जो सप्लाई है वो चाइना अपनी तरफ से किया है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, चाइना कभी भी डायरेक्टली वॉर में अभी इन्वॉल्व नहीं है। चाइना हमेशा दूसरे कंट्री को आगे बोलता है कि भाई आप लड़ो, हम लोग आपके पीछे हैं। जो सेम फॉर्मूला यूएस कर रहा है, वही सेम फॉर्मूला को चाइना भी यूज करता है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, जो ईरान के प्रेजेंट ट्रेंड है उसमें हम लोग चाइना का नाम ले सकते हैं और रशिया का नाम ले सकते चलिए, अच्छी बात है। तो इससे ये तो क्लियर होता है कि जियो पॉलिटिक्स में दो गुट बन चुके हैं, एक हैं। तरफ अभी है ईरान में रशिया। कोई किसी का दोस्त नहीं है, हर किसी और कोई कंट्री जो है वो दूसरे से अपना मुनाफा जो है वही समझता है। कुछ भी यहाँ जी देख, बिल्कुल। अगर कोई मर भी जाता है तो उसको कोई पानी भी नहीं पिलाएगा अनटिल उसका कोई प्रॉफिट उसको दिखे। और जी जी हम लोग का आज का जो दूसरा न्यूज है वो है, ईरान ने अपनी तरफ से इसराइल के ऊपर जो क्लस्टर बम है वो फेंका। तो जी क्लस्टर बम क्या जी होता है, जी चलिए मैं आपको बताऊं। क्लस्टर बम एक ऐसा बम है जिसमें एक सेल रहता है, और एक सेल के अंदर बहुत सारे बम्स को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसको फेंका जाता है। तो ये जो क्लस्टर बम है इसके अगेंस्ट में अराउंड अबाउट 124 कंट्रीज मिलके अपने तरफ से एक पिटिशन बहुत पहले ही साइन किया था, जिसमें ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज थे। इसमें उन लोगों का कहना है कि ये जो बम है ये वॉर में यूज होना नहीं चाहिए, ये बम को आगे जाके बैन किया जाए। मगर ज्यादातर बड़े कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूएस को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, इंडिया को ले लीजिए, ये ऐसा कोई पिटिशन में साइन नहीं किया था, इंक्लूडिंग इसराइल हो या फिर ईरान हो। अब ये क्लस्टर बम को यूज करने से क्या होता है, अगर जब भी ये क्लस्टर बम यूज किया जाता है तो एक सर्टेन टाइम फ्लाई करने के बाद ये बम का जो सेल है ये खुल जाता है, और इसमें से बहुत सारे बम्स जो है छोटे वो निकल के आते हैं और वो लोग फैल जाते हैं। ऐसे कोई, जैसे हम लोग देखते हैं कि इसराइल अपनी तरफ से पिन पॉइंट अटैक कर रहे हैं, तो इसमें क्लस्टर बम में कोई पिन पॉइंट अटैक का कोई चांसेस नहीं है। इसमें ये सारे बम्स जो है फैल जाते हैं, तो इसके वजह से जो अटैक होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो अटैक होता है ये फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो सिविलियन थे उन लोगों को भी, उन लोगों के ऊपर भी ये सारे बॉम्ब्स गिर सकते हैं। ऑन द अदर साइड, इस बार जब इसराइल के ऊपर अटैक किया गया ईरान के द्वारा, तब कहा जा रहा है कि डिफरेंट जो क्लस्टर बॉम्ब है उनके अंदर में जो बॉम्ब्स थे वो फटे नहीं है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर कोई जाकर उसको टच करते हैं, कहीं भी गिरा हो तो वो फट सकता है। इसके वजह से इसराइल ने अपने तरफ से ये अनाउंसमेंट किया कि अगर किसी को ऐसा कुछ बॉम्ब देखने को मिले तो वो लोग आगे जाकर उससे दूर ही रहे। ऑन द जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसको इन्फॉर्म करे। तो हम थर्ड न्यूज की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे कि हमको ये पता है कि जो असीद मुनीर हैं पाकिस्तान के आर्मी जनरल, उनको यूएस में बुलाया गया था और उनको काफी एक स्टेट ऑफ द ऑनर, उनको एक काफी अच्छा उनको एक वेलकम किया गया था। तो इससे हमारे जो टाइज हैं यूएस के साथ में, क्या उससे हमको डेफिनेटली इसके बारे में सतर्क होना चाहिए? देखिए, इससे सतर्क होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग था, इस मीटिंग में आसिफ मुनीर को यूएस अपने तरफ से कैसे उसको यूज किया जाए उसके लिए एक प्रपोजल दिया है। ऑफिशियली कुछ इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आया है, मगर ऑफिशियली जो सुनने को मिला कि ये मीटिंग से बाहर निकल के आसिफ मुनीर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए। ऑन द अदर साइड कहा जा रहा है कि आसिफ मुनीर को यूएस की तरफ से एक ट्वीट दिया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि आगे आप लोग का जो भी अगर आप लोग को F-35 का जरूरत है, जो कि फिफ्थ जनरेशन फ्लाइट है, तो वो यूएस आपको प्रोवाइड करेगा। और इन रिटर्न
क्या करना पड़ेगा, आपको चाइना को भूल जाना पड़ेगा। साथ ही साथ यूएस जब चाहे पाकिस्तान का कोई भी एयरबेस हो या फिर कोई भी मिलिट्री ठिकाना हो या फिर कोई भी पोर्ट हो वो यूज कर पाए, क्योंकि ये जो मतलब ये अगर यूएस ऐसा सोच है, इसके पीछे एक रीजन तो ऑलरेडी है कि यूएस चाहता है कि पाकिस्तान का धरती को ईरान के अगेंस्ट में यूज करना। ऑन द अदर साइड इस कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ये भी बात वो है कि इंडिया को लेकर क्या होगा। तो यूएस का कहना है कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशन है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो सब यूएस खुद खड़ा होकर वो रिजॉल्व करे, तो आगे जाके इंडिया पाकिस्तान को इसको लेकर सोचना नहीं पड़ेगा। मगर मेजर अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ कहा है तो ये चीज पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि ऑलरेडी चाइना का इतना इन्वेस्टमेंट है, जो सीपैक को ले लीजिए या फिर जो भी लोगों ने अपने तरफ से इतना लोन दिया है पाकिस्तान को। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि आने वाले 3.5 साल रहे या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होता है हो सकता है वो और कुछ साल रहने का चांसेस है। मगर उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा, उसके बाद चाइना क्या पाकिस्तान को छोड़ देगा जो इतना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके। ऑन द अदर साइड इंडिया के तरफ से ये क्लियर है कि आगे जाके कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कंट्री को अपना पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो प्रॉब्लम उसको एंटरटेन नहीं करेगा। जी। तो चाइना के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहेंगे। एक खबर आई है कि चाइना ने बांग्लादेश और एक और किसी कंट्री के साथ मिलकर कोई मीटिंग की है जिसमें जी उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो काफी सिग्निफिकेंट न्यूज है आज के लिए। जब ये जब दुनिया पूरा इसराइल और ईरान और यूएस को लेके बिजी है, उस टाइम में ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है चाइना के जो फॉरेन वाइस मिनिस्टर है। तो उनका जो मीटिंग था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों के साथ था, जिसमें वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एंटी इंडिया ग्रुप बनाने के लिए। और इस ग्रुप में वो यूज करना चाह रहे हैं बांग्लादेश। या जैसे हम लोग को पता है बांग्लादेश में अभी जो हालत है उसमें हम लोग को यही देखने को मिला कि बांग्लादेश का जो इलेक्शन है वो नेक्स्ट ईयर तो जुलाई में होने वाला है। ऑन द अदर साइड अभी जो गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये आगे जाके कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकता है। मगर फिर भी बांग्लादेश का जो यूनिस है उसको तो बस पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर चाइना के साथ रहना है। और ये चाइना का एक कोशिश है इंडिया के अगेंस्ट में अपनी तरफ से एक अलाई गठन करने के लिए, जिसकी वजह से ये मीटिंग। पांचवी खबर हम ये बोलना चाहेंगे कि आज शेयर मार्केट का फिफ्थ डे था। आज फ्राइडे था। तो आज के दिन एक काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली निफ्टी में। काफी ज्यादा शॉर्ट्स कवरिंग हुए। F2 ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। करीब करीब 90,000 करोड़ के ऊपर का उनका बाइंग दिखाया गया है। 90 निफ्टी 312 पॉइंट बढ़ के 25,000 का आंकड़ा पार करके 25,100 पे क्लोजिंग दिया है। वो बहुत अच्छा एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट के परस्पेक्टिव से। जो बॉटम हम इतने दिन से एक रेंज में बंधे हुए थे 24,700 और 24,900 को, उसको तोड़ा है। तोड़ के 25,000 के ऊपर चला गया है निफ्टी। और क्रूड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। शायद प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि जो ट्रम्प ने जो ये 2 हफ्ते का एक पीरियड मांगा है, कहीं ना कहीं मार्केट इसको भाप रहा है कि एक तरह से थोड़ा सीज फायर हो जाएगा, ये चीजें दब जाएंगी और शायद एस्केलेट और ना हो। और अगर हो तो इस तरीके से ना हो कि जो जिसका बहुत बड़ा कारण था, जो एक पोर्ट, जो ईरान का पोर्ट है, जो सारे के सारे जो शिप रूट्स वहीं से गुजरते हैं, वो उस जगह को अभी थोड़ा दबा दिया गया है। तो उसके ऊपर ज्यादा हाईलाइट चर्चा नहीं हो रही है। तो इसी की वजह से क्रूड के भाव में थोड़ी सी रुकावट है, थोड़ी गिरावट भी है। 2% गिरा हुआ है क्रूड आज। तो इसके साथ ही आज हमारे टॉप 5 न्यूज़ खत्म होते हैं। नमस्कार। थैंक यू। और नमस्कार। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, थैंक यू।